नमस्कार, मैं अशोक व्यास और आज के कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसी समर्पित भारतीय, हम उन्हें उद्यमी महिला कहें, सृजनात्मक रचनाधर्मी महिला कहें या एक श्रद्धालु गृहिणी कहें। इस सब के साथ साथ वो अब अपने मधुरम स्वीट्स के साथ में भी माधुर्य का प्रसार करने के लिए जानी जाती हैं। तो अनीता अजमेरा जी आज मेरे साथ हैं। अनीता जी, आपका स्वागत है। नमस्ते अनीता जी। ये जो मधुर शब्द है ना, वो हमें सीधा सीधा मिठास की तरफ ले जाता है। तो जब आपने सोचा कि मैं मिठाइयाँ बनाऊं, इसका नाम मधुरम रहे, कैसे भाव आया? तो ये भाव मुझे आया पूजा करते हुए। तो मैं पूजा कर रही थी और हमारे एक भजन होता है, अधरम मधुरम वदनम मधुराष्टक है, और वो गा रही थी और बस ये भाव आया मुझे कि मधुर के साथ में मिठास का इतना अच्छा वो है समन्वय, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा ही नाम रखें जिसमें मधुरता हो और मिठास मधुरता साथ साथ चलते हैं। तो इसलिए मैंने ये नाम रखा। बहुत ही अच्छा आपने जो बताया, अधरम मधुरम, उसमें मधुराति पते अखिलम मधुरम। तो श्री कृष्ण को समर्पित ये जो है भाव इसमें रहता है कि वो सर्वांग मधुरी मधुर है, बल्कि उनका स्मरण भी मधुर है, वचनम मधुरम, ये सब आता है, हसितम मधुरम। तो श्री कृष्ण जो हैं वो भारतीयता के भाव को इस तरह से शाश्वत मूल्यों के साथ उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। कृष्ण भगवान के नाम को लेकर भारत की तरफ चलते हैं। तो जब आप बड़ी हो रही थी भारत में, तो कभी आपने ऐसा सोचा था कि मुझे अमेरिका जाना होगा? कभी नहीं, कभी भी नहीं सोचा था। ये एक सरप्राइज़ था मतलब जब मेरा संबंध हुआ और फिर जब मैं मिली अपने होने वाले हस्बैंड से, तो वो ट्रैवल करते थे और था शायद कि कभी सेटल हो जाएंगे, बट मन मेरा यही था कि मैं इंडिया में ही रहूं। फिर बिज़नेस इनका बाहर था, तो फिर बाद में शादी हो गई। उसके बाद में इन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पे सेटल होना है, तो उस हिसाब से तो बाद में। यहाँ आने से पूर्व शादी हो चुकी थी? हाँ, यहाँ आने से पहले शादी हो गई थी। तो ये भी कई बार होता है कि शादी होने के बाद आते हैं तो दो चीज़ों की एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं, मतलब परिवार में एक दूसरे को समझना भी एडजस्टमेंट है, फिर ये नए परिवेश का भी एडजस्टमेंट है। तो आपके साथ एक जो सामान्य इमिग्रेंट हम सबके जीवन में कुछ अनुभवों के पड़ाव आते हैं, उस तरफ आने से पहले भारत का जो कुछ आपका परिवेश था, क्या आपकी प्रायोरिटी आपको लगती थी कि जैसे कि हम कहते हैं कि इनर कॉलिंग, तो आप क्या करना चाहती थी जीवन में? तो मैं यहाँ पे आई तो संस्कृति, शुरू से ही सांस्कृतिक वातावरण में रहे हैं, तो मेरा एक मेन एम जरूर था कि अपनी संस्कृति को कहीं भी नहीं छोड़ना है, चाहे वो किसी भी तरह हो, चाहे वो ट्रेडिशंस हों, फेस्टिवल्स हों, भोजन हो, वेशभूषा हो। अपनी संस्कृति एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है जो हमारी पहचान बनाती है। तो मैंने कोशिश किया यहाँ पे आके, और बड़े लक की बात है, हमें परिवार के लोग भी थे यहाँ, कुछ लोग यहाँ, फ्रेंड्स, फैमिलीज़, सब उसी संस्कृति के थे और एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते थे। तो हमें बड़ा कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुई उनको फॉलो करने के अंदर, क्योंकि बड़ा अच्छा ग्रुप बना हुआ था जो हम लोग सब एक साथ मिलकर सब चीज़ें सेलिब्रेट भी करते थे और अपनी संस्कृति को कायम रखते थे। और उससे भी ज़्यादा ये लगता था जब बच्चे होंगे तो बच्चों में भी वो संस्कार डेवलप ज़रूर करने हैं और वो बहुत ज़रूरी है। तो जैसे बच्चों, जब फर्स्ट बेबी भी मेरे हुआ, तो मेरे बेबी हुई, तो तब से ही उसको संस्कार सिखाना, भजन। अच्छा, तो थोड़ा सा मैं आपको रोक के ना वापस चलता हूँ। जब हम संस्कृति की बात करते हैं, संस्कारों की बात करते हैं, तो मोटा मोटी हमारे दिमाग में कुछ तो स्पष्टता होती है, कुछ नहीं भी होती है कि हम क्या एक्चुअली मतलब ले रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि सांस्कृतिक मूल्य हैं। तो अगर हम आपके साथ उसको थोड़ा परिभाषित करने की कोशिश करें, जैसे आपने कहा ग्रुप था वगैरह, तो क्या ऐसी बातें थी जिनको लेके आपको लगता था कि ये हमारे जीवन में रहे तो इसका मतलब संस्कृति का जो फ्लो है वो बना रहेगा? तो
जैसे ये संस्कृति के अंदर क्या होता है कि जैसे अपने हम एक धर्म को फॉलो करते हैं, तो धर्म हमारा हमारे साथ रहे, धर्म के बहुत उसकी चर्चा तो बहुत विस्तार में होती है, लेकिन जो भी हम अपना धर्म फॉलो करते हैं उसको माने। और हमारी संस्कृति में जैसे खान पीन का भी है, तो जैसा हमारा खुद का वहाँ पे है हम सोचते हैं वैसा ही खान पीन यहाँ पे भी बना रहे। इसके अलावा व्यवहार की बात है, बड़ों का रिस्पेक्ट है जो है। अब यहाँ सब अकेले रहते हैं बट फिर भी हमारे फ्रेंड सर्कल ही हमारा परिवार बन जाता है, तो बड़े लोग भी हैं छोटे हैं, तो सबको आदर भाव से देखें। और बहुत ही अपने तीनों बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्वाभाविक है, और भी कई बातें हो सकती हैं, पर जो आपने बात कही उसमें जब हम धर्म की बात को लेकर सोचते हैं तो श्रद्धा महत्वपूर्ण हो जाती है। वो श्रीमद् भगवद गीता से लें तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, तो जो श्रद्धा है वो हमें ज्ञान प्राप्ति में सहायक होती है। और ये ज्ञान सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं है, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, तो चाहे आप कुकिंग कर रहे हैं तो कुकिंग का भी ज्ञान है, या कोई कंप्यूटर में है, जो भी है। तो श्रद्धा बच्चों में माता पिता को देखकर भी विकसित होती है। बिल्कुल। इसके बारे में आपको कभी कभी ऐसा भी लगा होगा कि बच्चों ने आपको सरप्राइज कर दिया कि आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कहीं अधिक वो जल्दी सीख जाते हैं? हाँ, ऐसा बहुत लगा, क्योंकि जैसे हमारे रोज के व्यवहार होते हैं, बच्चे देखते हैं, हमें नहीं मालूम चलता है कि बच्चे ग्रैस्प करते हैं। सिर्फ बैठाकर सिखाना ही ज़रूरी नहीं होता है। तो सरप्राइजेज आए कई, जैसे हम रोज़ पूजा करते हैं तो कभी बच्चे हमारे साथ बैठे और उन्होंने वही चीज़ें हमारे साथ साथ बोलना शुरू कर दिया। तो ये एक इंस्पिरेशन था कि ये बच्चे सिर्फ देखकर कर सकते हैं, तो क्यों ना इनको बैठ के सिखाया भी जाए। तो उसी के साथ में मैंने एक थोड़ा वॉलंटियर वर्क भी किया था कि बच्चों को हिंदी सिखाना। तो बच्चों को, उस एज के छोटे छोटे बच्चों को बुला के उनको थोड़ा हिंदी भी सिखाते थे, और कैसे भजन गाते हैं वो सब भी सिखाते। हमने यहाँ पे एक पूरा ग्रुप बनाया था आज के 30 साल पहले, जिसमें सुंदरकांड ग्रुप है। तो उसमें हम लोग जाते थे और कोशिश करते थे बच्चे भी साथ में जाएं, और आज तक चल रहा है। तो हम लोग सब वंस अ मंथ सुंदरकांड भी करते थे उसके अंदर। तो इस तरह बच्चे एब्जॉर्ब कर रहे थे। और एक सरप्राइज जब ऐसा आया कि मेरी 5 साल की लड़की गीता जी का 12वां अध्याय पूरा मेरे साथ में बोल दिया उसने। अरे क्या बात है! और मेरे को लगा ये तो आज सक्सेस मिल गई मुझको। ये तो सुनकर भी ऐसा विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि बड़े बड़े बच्चे भी 12वां अध्याय पूरा बोल पाए, वो 5 बरस की उम्र में बोल पाई, तो बहुत ही अच्छा। और तो भक्ति योग है उसमें, तो और भी अच्छा है। तो ये दोनों बातें ऐसी हैं कि इनके अंदर कई बातें निकल कर आ जाती हैं। लेकिन मैं सुंदरकांड पे वापस जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। और जो हनुमान चालीसा में भी प्रारंभिक पंक्तियाँ रहती हैं कि बल बुद्धि विद्या देहु मोय हरऊ क्लेश विकार, तो बल भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, विद्या भी चाहिए। तो ये श्रद्धा को बढ़ाने में अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो वो भी बड़ी सहायक होती है। बहुत ज़्यादा, बहुत ये बल मिलता है हमको। वैसे हम मांग भी रहे हैं, और भजन करने से हमें एक आंतरिक बल प्राप्त होता है। तो हमारी सारी जो कमियां हैं या कुछ भी हैं वो उसको ठीक करता है, अंदर से हमें गाइडेंस मिलती है। और सुंदरकांड के पाठ चूँकि आप इतने सालों से कर रही हैं नियमित, तो बताइए कि क्या अनुभूति उसके बाद में रहती है। और वो मुख्यतः जो हनुमान जी का उसमें समझिए कि चरित्र अधिक उस अंश में रामचरितमानस के है। तो सुंदरकांड को रामचरितमानस का हार्ट बताया गया है। और हनुमान चालीसा के अंदर भक्ति, हनुमान जी की जो भक्ति है राम जी के प्रति, उसका वर्णन है, उनकी सेवा का वर्णन है। तो सीख भी बहुत बड़ी है कि आप विश्वास कर सकें, वो भक्ति कर सकें, तो बल मिलता है। और सुंदरकांड मेरे अनुभव से मैंने जब भी किया, और हम बचपन से करते आए थे, जब भी किया एक अंदर से अलग ही अनुभूति होती है। और अलग ही, जैसे अगर आप कभी परेशान भी हो, वो उसमें आप जैसे अभी आपने बताया कि हरो कलेश विकार, तो कोई भी तरह का अगर विकार भी आ जाता है तुरंत उसके बाद में उसकी अच्छी अनुभूति मिल जाती है। तो बहुत बड़ा बल है, मैं उसको मानती हूँ। बहुत ही सुंदर आपकी बात यूँ है कि जो भारतीय संस्कृति का प्राण है वो शास्त्रों के साथ जुड़ा हुआ है, और शास्त्रों के साथ संबंध हमारा सात समुंदर पार आके बना रह जाता है।
तो हम भारतीयता के साथ जुड़े रहे थे, पर उसके साथ हर बार जब कहीं सत्संग हो रहा है तो प्रसाद जो है उसका भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो अब आप बताएं कि अब जब हम मिलकर सुंदरकांड का पाठ करते हैं, सब लोग अपने अपने यहाँ से कुछ बना के लाएं, इस तरह का रहता है? हम लोग, हाँ, जिसके यहाँ भी करते हैं, एक जना लाइन से, मतलब नंबर से आता है, तो हर महीने एक जना करता है, वो बनाते हैं, और बाकी जिसकी श्रद्धा हो वो प्रसाद बनाते हैं। तो मन मेरा ये हमेशा यही रहता है कि कुछ मिठास अर्पित करी जाए भगवान को। तो मैं भी बना के लेके जाती हूँ हमेशा। अभी आपकी कुकिंग की तरफ आने से पहले जो संदर्भ और निकल कर आया था, जिसमें कि आपने भाषा की बात भी करी थी और भेष भी उसके साथ में जुड़ा रह जाता है, और बच्चों के आगमन से पूर्व जब आप इस परिवेश के साथ जुड़ रहे हैं, इमिग्रेंट हैं, आपको पता होता है कि घर में आपने एक भारत जैसा भाव जागृत रहे, ऐसा वातावरण बना रखा है, लेकिन बाहर का वातावरण अलग है। तो इन दोनों के बीच का जो संबंध है वो हमारे अंदर हार्मनी बनाए रखे रहे, वो एक चैलेंज लेकर आता है। ऐसा लगा आपको कभी? आता है, लगता है। शुरू उस समय थोड़ा ज़्यादा लगता था, लेकिन वो अगर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस हो और अपने देश के प्रति प्राइड हो तो फिर वो असर नहीं करता है कि बाहर अगर सब लोग क्या सोचेंगे, हम कैसी भूषा पहन रखे हैं, ऐसा मुझे कभी महसूस नहीं हुआ। और धीरे धीरे लोग यूज्ड टू भी होते हैं, और अब तो बल्कि यहाँ बाहर वाले भी अपने वेशभूषा को पहनने भी लगे हैं, अप्रिशिएट करने लगे हैं। तो शुरू में बिल्कुल चैलेंजिंग था, बट अगर हम उस बात को अच्छे से मान्यता रखें तो आई डोंट थिंक सो कोई परेशानी होती है। अब इस बात को लेकर मैं, जब बच्चे बड़े हो गए, थोड़े थोड़े उनका बाहर के संसार के साथ में संपर्क होने लगा, स्कूल जाने लगे, कॉलेज जाने लगे, तो वो बाहर के जो इम्प्रेशंस लाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कहीं थोड़ा सा एक ओवरलैप स्पेस है जहाँ आपको बच्चे को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना ज़रूरी होता है। ऐसा कोई संदर्भ आप एक्सपीरियंस कोई होता है? बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे घर से ज़्यादा बाहर रहते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो प्रेशर ज़रूर रहता है, अपने पीयर्स का प्रेशर रहता है, वो सब अपनी अपनी स्टोरीज़ बताते हैं उनको, तो उनको बस थोड़ा समझाना ही पड़ता है एक बैलेंस बनाने के लिए। और उनको अगेन वही बात है कि सिखाना भी पड़ता है कि आप भी अपनी बात अच्छे से बताएंगे तो सामने दूसरे बच्चे भी उसको समझेंगे। तो ये जो समझने समझाने वाली बात है, उसको लेकर हम इमिग्रेंट के रूप में जो हमारे सपने होते हैं, उसमें कई लोग मकान वाली बात है। दूसरा एक बात यह है कि बच्चे ठीक ठाक बड़े हो जाएं, पढ़े अच्छे से और चरित्रवान रहें, ये सारे कहीं ना कहीं हमारे अचेतन में ऐसे रहते हैं। वो बनाए रखने में जो हमारा भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ाव है, उसका अपना एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। आपका अनुभव क्या कहता है? बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बच्चे अगर वो एनवायरनमेंट देखते हैं शुरू से और उस पर अगर विश्वास करते हैं तो वो संस्कृति उनके आगे तक चलती है, उनके माइंड में रहता है, वो संस्कार हमेशा चलेंगे उनको। लेकिन आजकल एक और चैलेंज है कि बच्चों को साइंटिफिकली भी सब चीज़ें समझानी पड़ती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि उनको बताएं कि उनको रीज़न चाहिए हर चीज़ का, तो रीज़न देकर अगर बताते हैं तो बच्चे जल्दी से समझते हैं और फिर उनको कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ जाता है। तो रीजनेबल बात हो रीज़न बताएं। रीज़न क्या है कि कई बार बताए बिना भी आप अगर कुछ मिठास का सेवन करते हैं तो वो अच्छा लगता है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको मिठाई अच्छी नहीं लगती होगी। आप ऐसे लोगों से मिलती हैं जिनको कहते हैं नहीं मेरे को मिठाई बिल्कुल अच्छा नहीं लगता? नहीं, बहुत रेयर 1% लोग होते हैं जिनको कि कोई प्रॉब्लम हो मीठे की, अदरवाइज मीठा सबको पसंद आता है। क्यों पसंद आता है मीठा? अब जैसे खाना है, किसी के अपने एक कहावत है कि किसी के दिल में जाना हो तो पेट से होकर जाना पड़ता है। अब वो मीठा खाएंगे, उसको अच्छा लगेगा, अप्रिशिएट करेंगे और
ऐसे चलेगा। बिल्कुल। और हमारे तो जो सारे भगवान के स्वरूप हैं उनको भी मीठा पसंद है, तो गणेश जी के हाथ में लड्डू है, तो बिल्कुल। कृष्ण भगवान को मक्खन पसंद है, इस प्रकार का भी हम सुनते हैं। और भी जो भोग या प्रसाद चढ़ाए जाते हैं वो सब मीठे ही होते हैं। अब आपकी मिठास वाली बात पे आते हैं। आप कुछ तो ऑफकोर्स पहले आपने सीखा हुआ होगा, पर आपने कुछ नया नया बनाने का प्रयोग भी बहुत किया है यहाँ पे। हाँ, मैंने यहाँ पे आए तब से मुझे बहुत शौक था, स्पेशली बंगाली स्वीट्स का बहुत शौक था। तो मेरे जब फर्स्ट बेबी होने वाली थी तो मुझे क्रेविंग होती थी बहुत, तो मेरे एवरीडे मैं बनाती रहती थी मिठाई, और मेरे फ्रिज में ऑलवेज रसगुल्ला रहता था। तो इस तरह हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो गई मेरी बहुत, एंड धीरे धीरे एडिशंस करते रही उनमें। बट मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं बहुत बनाऊंगी पहले कभी। ये जो मतलब रसगुल्ले का नाम आता है तो मुंह में पानी आने लग जाता है, तो ये इसलिए आप रसगुल्ले का नाम लेकर आपने कई लोगों को तंग कर दिया है। नहीं, इस बात को हास्य के साथ कहते हुए, फिर जब आप देख रही थी कि यहाँ पे जो चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, जैसे डोनट हुआ, मतलब मिठाई के नाम पे डोनट ही ऐसा मुझे याद आता है ज़्यादा करके, और दूसरा आइसक्रीम ऑफ कोर्स। तो आप आइसक्रीम भी बनाती रही? नहीं, आइसक्रीम नहीं बनाती हैं। और ये भी बात है कि जो कॉन्शियसनेस है ना कि भाई कैलोरीज, और वो जब आपकी कुकिंग होती है तो आप उस पर कुछ ध्यान दे पाती हैं कि मीठा ज़्यादा खाने का लोगों को रहता है कि भाई शुगर इतनी नहीं बढ़ जाए या तो। हाँ, लेकिन अब आपको मिठाई भी खानी है और आपको शुगर भी नहीं खाना, ये तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन मेरी मिठाइयों में शुगर बहुत कम होती है। ऐसे होती है कि एक खाया तो ऐसा नहीं कि आपका जैसे पेट भर गया, आप खा सकते हैं, लाइट स्वीट्स होती हैं। तो कहते हैं कि हमें समय के साथ चलना चाहिए, एंड हियर वी हैव हर स्वीट्स आल्सो मैचिंग देयर अपीयरेंस विद स्पेशल ओकेजन्स, एंड वील एक्चुअली वी आर शेयरिंग सम ऑफ द इमेजेस। तो ये इतना मस्त लग रहा है कि ये भारत का झंडा जो है उसके साथ मिठास आ गया हो, और ये जो हमारे भारत का झंडा भी इसमें दिखाई दे रहा है। ये जब आपने यहाँ बनाया और ऑफकोर्स भारत से दूर हैं और कम्युनिटी में लोगों ने देखा, तो क्या रिस्पॉन्स रहा? उनको मज़ा आ गया होगा। तो कोई भी मिठाई अगर आप उस तरह प्रेजेंट करें कि जो कि फेस्टिवल्स के साथ कनेक्टेड हो, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। लोगों को उस फेस्टिवल्स की याद आ जाती है और एक सेलिब्रेशन का माहौल बन जाता है। साथ में अगर अच्छा टेस्ट हो और खाने शुरू करें तो फिर बात ही कुछ और है। तो ये जो फोटोग्राफ्स होते हैं वो भी हमारे अंदर एक टेस्ट का जो थोड़ा सा फीलिंग तो लेके आ ही जाते हैं। और इस बार भारत का 75वां स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा है, तो और भी अधिक मिठास की बात है। तो वो जो इंडियन फूड के साथ इंडियन स्पिरिट जुड़ी हुई है, उसको जागृत रखने के लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि अमेरिका में आकर इस तरह से जो एक ये परंपरा है जिसमें भोजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आप बताएं कि एक आपका कुछ भी शौक है, चाहे आप पेंटिंग भी कर रहे होते हैं तो भी 4 लोग कहते हैं भाई यहाँ पे रख मत, यहाँ पे कलर मत कर, घर में वातावरण कैसा है वो सब। तो सपोर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको क्या लगा कि जो कुछ सुविधाएं आपको चाहिए थी, अगर एक्सपेरिमेंट करना है कुछ बनाने का, तो एवरीथिंग वर्कड आउट वेल या कुछ चैलेंजिंग रहा वो? नहीं, इट वाज वेरी गुड, थैंक्स टू गॉड। राइट फ्रॉम द बिगनिंग मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट था, फ्रेंड्स का सपोर्ट था। ऑलवेज एवरीबडी यूज्ड टू एनकरेज मी। और मैं 20 ईयर्स से बना रही हूँ मिठाइयाँ, और सब लोग शुरू से बहुत तारीफ़ करते थे, मुझे एनकरेज करते रहते थे, और मैं नए नए एडिशंस करती रहती थी, बिकॉज़ मैं वैसे प्रोफेशनल इंटीरियर डिज़ाइनिंग करा हुआ है मैंने। अच्छा। या तो मुझे बहुत डिज़ाइनर स्वीट्स बनाने का बहुत शौक था, तो विद फ्रूट्स एंड नेचुरल फ्लेवर्स। और उस समय चैलेंज तो खाली ये आता था कि लोगों को पता कैसे चले कि हम बनाते हैं। एक बार लोग खा लेते थे तो फिर काफ़ी समय तक याद रखते हैं। इसमें बहुत सारी बातें हैं जिनकी सराहना करने की आवश्यकता हो जाती है, जिसमें से एक तो परसिस्टेंस है आपकी
क्योंकि इनिशियली अगर लोग उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं जो एनकरेजिंग हो इन टर्म्स ऑफ स्केल, अगर आप बढ़ा रही हैं तो आपको ये बनाए रखने में कि अपना जो एक अंदर का भाव सकारात्मक पॉजिटिव, वो कभी डिफिकल्टी हुई आप उसमें? नहीं, मुझे कभी भी नहीं हुआ। मुझे ऑलवेज पॉजिटिविटी रही, क्योंकि मुझे हमेशा सब ने एनकरेज किया। और ये फूड इज़ अ पैशन एक्चुअली। अगर वो पैशन, मेरा ये पैशन था शुरू से, मैंने हॉबी के हिसाब से सोच के किया था। और अगर वो पैशन होता है तो वो हमेशा आगे तक चलता है। अदरवाइज़ फूड इंडस्ट्री में विदाउट पैशन काम करो तो मज़ा नहीं आता है। वो कहते हैं कि आपका जैसा मन होता है वही खाने के अंदर भावनाएं आती हैं और मिठास बढ़ती जाती है। ये बिल्कुल आपने देखा, अपने जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन कहते हैं। और आहार की बात को लेते हुए अगर आप उसकी टेक्निकल साइड की तरफ थोड़ा चलते हैं आपके साथ, आप अगर समझिए आधा किलो बना रहे हैं तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स का प्रोपोर्शन होगा, और समझिए बहुत अधिक बनाना है, तो उसमें आपको कभी तकलीफ हुई जब आपने अधिक स्केल पर बनाना शुरू किया? नहीं, वो स्केलिंग हो जाती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कभी ऐसा प्रॉब्लम आया नहीं मुझको। और सबसे अधिक आपके लिए संतोष का क्या कुकिंग में, कि भाई मैंने ये नई चीज़ बना ली या कुछ नई डिस्कवरी हो गई? एक जो शेफ़ है वो भी एक तरह का साइंटिस्ट है, कुछ नया ढूंढता रहता है। हाँ, तो मैंने बेसिक रसगुल्ला सबसे पहले बनाया, और हर स्टेप पे मेरे को कोई भी चीज़ जब नई ऐड करते हैं तो मैंने नेचुरल फ्लेवर्स ऐड किए, फिर फ्रूट्स के साथ में ऐड किया। उसके बाद में जो मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ, तो मैं जनरली आप पार्टीज़ में जाते हैं तो 2-3 मिठाई होती थी उस समय, 2-3 मिठाइयाँ। मैंने यहाँ पे सबसे पहले न्यूयॉर्क में शुरू किया कि पार्टी के अंदर डेजर्ट स्टेशन लगाया जाए। तो डेजर्ट स्टेशन के अंदर लाइक 10 वैरायटीज़, 15 वैरायटीज़, और उनको अच्छे से डेकोरेट करना। तो वो करते करते मैंने 56 भोग तक बना लिया। क्या बात? कि 56 वैरायटीज़ का डेजर्ट, और जैसा थीम होता है उस तरह से डिस्प्ले करना, और अपनी इंटीरियर डिज़ाइनिंग की थोड़ी बहुत एबिलिटीज़ को उसके अंदर लेकर आना, डेकोरेटिव एबिलिटीज़, एंड दैट गेव मी अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो अब क्या लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं, चूँकि आप न्यूयॉर्क से बाहर भी जाती हैं कई बार, तो सारे इंग्रेडिएंट्स आप यहीं से लेकर चली जाती हैं या कुछ वहाँ पे अरेंज कर देती हैं? और मशीनें स्टैंडर्ड होती हैं जो अगर बड़े पैमाने पे बनाना होता है? नहीं, तो मेरा कोई भी मिठाई मशीन से नहीं बनता है, मैं खुद अपने हाथ से बनाती हूँ। तो एवरी पीस इज़ रन बाय मी। अच्छा। हाँ, तो 80% मेरा सब रेडी हो करके मैं यहाँ से लेकर जाती हूँ अगर बाहर भी जा रही हूँ। और जो ऊपर का डेकोरेशन जितना भी होता है वो वहाँ जाके कोऑर्डिनेट करती हूँ फैसिलिटी के साथ में, एंड वहाँ पे जाके करती हूँ। अच्छा, अब ये आपकी बातचीत सुनते हुए कोई ऐसे हैं जो खुद थोड़ा बहुत बनाते हैं, वो कहें कि अनीता जी से मुझे कोई टिप मिले कि मैं मीठा बनाऊं तो किस तरह का मुझे बनाना चाहिए, ईजी रहेगा, कोई नया सीखना चाहें या कर रहे हो बट इम्प्रूव करना चाहें, तो क्या आप कह सकती हैं ऐसे दर्शकों को? तो ज़रूर मतलब आप टिप क्या बता सकते हैं उनको, यही पूछ रहे हैं ना जी। तो हाँ, ज़रूर वो जब भी मीठा बनाएं तो उनका जो उसके अंदर प्रपोर्शंस होते हैं शुगर के एंड वो सब राइट होने चाहिए। और तो जैसे समझिए कोई एक डिश की बात कर लेते हैं। हाँ, जैसे हलवा बना रहे हैं, ठीक है, तो हलवा में सबसे ज़रूरी होता है सिकाई, आटे की सिकाई या बादाम की सिकाई। तो सिकाई बड़ी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में उसके अंदर अच्छा 1-2-3 बार बनाते हैं तो शुगर का प्रपोर्शन समझ में आ जाता है। तो आटे की सिकाई है और शुगर का प्रपोर्शन है, वो अगर राइट होगा तो चीज़ अच्छी निकल कर आएगी। अगर जैसे रसगुल्ला, जैसे सबसे कॉमन चीज़ रसगुल्ला है, अगर रसगुल्ला बना रहे हैं एक से ना, अगर एक हम क्या कहते हैं थंब जो रूल है इसका कि आपने हलवा बना रहे हैं आटे का है तो कितना परसेंटेज शुगर रहे, ऐसा कुछ बता सकती हैं क्या कि अंदाजे से हो जाता है? थोड़ा बहुत बनाना हो तो अंदाजे से ही होता है, बट जैसे आप 1 कटोरी आटा का हलवा बनाना चाहते हैं तो उसमें आप आधी कटोरी चीनी अच्छा काफ़ी मतलब हाँ,
मतलब नहीं, उसमें पानी भी आएगा, दूध भी आएगा। तो ये प्रोपोर्शन। अभी आपने सत्तू की बात करी थी, तो सत्तू है जैसे, तो सत्तू का बेसन से सत्तू बनता है और बेसन का आटा सेकते हैं हम घी के अंदर। तो जब घी में सेकते हैं इतना कि वो घी में अच्छे से सेक पाए, और उसमें जो आप चीनी का प्रोपोर्शन अगर पूछेंगे तो 3/4 ऑफ द बेसन फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ शुगर, 3/4 चीनी डलेगी। और कम खाने वाले के लिए आधी जितना बेसन डाला उससे आधी चीनी वो डलती है उसके अंदर। तो प्रोपोर्शन बिल्कुल राइट होता है। और बाकी की जानकारी अधिक आप उनसे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ डिटेल ओरिएंटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो आप ने ऐसा देखा है कि लोग आपको अप्रोच करते हैं सीखने के लिए कि कैसे बनाएं, ऐसा कुछ होता है? हाँ, पूछते हैं, बहुत बार पूछते हैं लोग बाग कि कैसे बनाया। कोई चीज़ अगर उनकी बिगड़ गई है तो पूछ लेते हैं, तो मैं बता देती हूँ उनको। तो ये बताने वाली जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीखते सिखाते हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम वहाँ पर आ गए हैं जहाँ हम अनीता अजमेरा जी का धन्यवाद करने के साथ साथ जो मधुरम का भाव मधुरम स्वीट से फैल रहा है वो और आगे तक फैले, ऐसी कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी मधुरता से हमें यहाँ पे बुलाया। तो इंडियन स्पिरिट जो है वो इंडियन फूड के साथ में हमारे जीवन को और अधिक समृद्ध करती है, और बल्कि हमारे अनुभवों को आहा कर देती है। तो बहुत सारी मंगल कामनाएं अनीता जी के लिए और आप सबके लिए, और भारत माता की जय जयकार के साथ अशोक व्यास को अनुमति।